साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करेंगे जो राष्ट्रीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है, जो सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है। विषय कुछ जटिल भी है और बेहद सरल भी है, मनुष्य जीवन से जुड़ा हुआ है। हम जिस सनातन संस्कृति को उपासक हैं, भारत के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो इसमें कर्म को प्रधानता दी गई है। हमारे यहाँ संस्कृत में जो तमाम सूक्तियाँ हैं, सुभाषित है, उसमें बार बार ये कहा गया कि आलस्य को त्यागो, काम करो। कर्म के संदर्भ में लगातार आग्रह किया गया। जो वंदनीय ग्रंथ है जिसे हम भगवत गीता के तौर पर जानते हैं, उसमें कर्म की प्रधानता को बहुत स्पष्ट तौर पर प्रतिपादित किया गया। हम कर्म के प्रति बड़े आग्रही रहे, सूर्योदय से पहले उठ जाएं और उसके बाद निरंतर कर्मशील रहें, इसके संदर्भ में हमारे ग्रंथ भरे पड़े। पर वक्त गुजरने के साथ एक अलग किस्म की कार्य संस्कृति विकसित हुई, जिसमें अब अगर कोई व्यक्ति किसी नौकरी पर जाना चाहता है तो कितना काम करना पड़ेगा, ये सवाल कम होता है। उसका सवाल इस बात पर ज़्यादा रहता है कि छुट्टियां कितनी मिलेगी, काम की अवधि कितनी कम रहेगी, 6 दिन काम करना है कि 5 दिन काम करना, और क्या कोई ऐसी गुंजाइश निकलती है जिसमें हम 4 दिन ही काम कर सकें। काम के घंटों को लेकर भी विवाद का विषय रहा। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम के घंटों को लेकर विवाद की स्थिति लंबे समय से रही है। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद एक विषय निकल कर आया जिसमें श्रमिकों के शोषण की बात आई, जिसमें कहा गया कि श्रमिक जो हैं उनके साथ परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती है, नारकीय परिस्थितियां रहती हैं, और साथ साथ उनका भरपूर शोषण मिल मालिक करते हैं। और इसी के तहत श्रमिकों के हित में ये फैसले लिए गए जिसमें एक निश्चित अवधि उन्हें कार्य के संदर्भ में निर्धारित की गई। अब ये पृष्ठभूमि हम क्यों दे रहे हैं? ये पृष्ठभूमि हम इसलिए दे रहे हैं कि 2 बयान या 2 घटनाएं सामने आई हैं। हमारे देश के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं नारायण मूर्ति जी। नारायण मूर्ति जी का पिछले महीने एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर देश को विकसित बनाना है, देश को उद्यमी बनाना है, देश को अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो हमें काम के संदर्भ में नजरिया बदलना होगा और कम से कम सप्ताह में 70 घंटे काम करना होगा। हमें जापान और जर्मनी का अनुसरण करना चाहिए। अब इसको आगे बल मिला तब जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के अंतर्गत ट्रंप धमाकेदार तरीके से वापसी की, और न केवल वापसी की, उसके बाद वो जो फैसले ले रहे हैं वो न केवल अमेरिका में बल्कि सारी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहे हैं। इसी में एक चर्चा का विषय बना उद्यमी टेस्ला के मालिक का नई भूमिका माना। उनका नाम है एलन मस्क। अपने आप में एक करिश्माई शख्सियत है और उनके साथ में एक विवेक रामास्वामी। इन दोनों को अपनी सरकार में शामिल करते हुए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने बताया कि ये अमेरिका को महान बनाने की दिशा में काम करेंगे, और इसके लिए एक अलग विभाग गठित किया जिसका नाम रखा गया DOG, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और इसके तहत एलन मस्क और विवेक रामास्वामी ने वैकेंसीज निकाली हैं, नियुक्तियों के संदर्भ में कार्रवाई शुरू की है, और उसके अंतर्गत जो बात कही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही है कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो सप्ताह में 80 घंटे से अधिक काम कर सके, जिनका IQ लेवल हाई हो। IQ लेवल हाई होना चाहिए और साथ साथ 80 घंटे से अधिक काम करने के संदर्भ में उनमें ललक होनी चाहिए। अभी जो निर्धारित मापदंड है वो 48 घंटे का है और लोग 48 घंटे भी काम नहीं करना चाहते हैं। नारायण मूर्ति 70 घंटे चाहते हैं और एलन मस्क जो सफल उद्यमी हैं वो 80 घंटे से ज्यादा काम करने वालों की तलाश कर रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा आज का विषय है अमेरिका फिर बनेगा महान, 80 घंटे मेहनत का आह्वान। हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इस आह्वान को ही समर्पित है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं। महान वैज्ञानिक एडिसन के द्वारा यह बात कही गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हैं और उसके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे साथ रघु ठाकुर जी हैं, जाने माने समाजवादी चिंतक हैं। हमारे साथ रविंद्र सचदेव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर आलोक शुक्ल जी हैं, जाने माने प्रशासनिक अधिकारी रहे,
बड़ा लंबा उनका दीर्घकालिक अनुभव है और इन सब के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाक्रमों के प्रत्यक्षदर्शी रहने वाले जाने माने राजनीतिक विश्लेषक यशवंत देशमुख जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम यशवंत देशमुख जी से ही करते हैं और यशवंत जी, इस संदर्भ में आपके नजरिए को जानना चाहते हैं जो एलन मस्क के माध्यम से आया है। हमारी बातचीत के कई बिंदु हो सकते हैं। एक व्यापारी का सरकार में सीधी भूमिका में आना भारत में तो हैरत का विषय हो सकता है, सरकार ही निपट सकती है अगर किसी व्यापारी को सीधे तौर पर सरकार इस तरीके से थमा दी जाए, पर अमेरिका है और अमेरिका ने थमा भी दिया है। थोड़ा रोशनी देंगे 80 घंटे के संदर्भ में, और आप इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे को इसलिए मुफीद हो कि आप भी आज जिस जगह पर पहुंचे हो 80-90 घंटे काम करके ही पहुंचे हो, तो थोड़ा रोशनी दो इस आह्वान के संदर्भ में। हम 48 घंटे काम करने के लिए तैयार नहीं और ये 70-80 घंटे काम कराने की बात कर रहे हैं। हिमांशु जी, ये अक्सर होता है कि जो मेहनत का या नींव के पत्थर वाला हिस्सा होता है वो कोई नहीं देखना चाहता, हर कोई मंदिर का कंगूरा ही देखना चाहता है। और ये मेरे ख्याल से मेरी पीढ़ी के हर उस थोड़े बहुत सफल व्यक्ति के साथ में अक्सर जीवन में ये चीज महसूस होती है कि लोग उस समय को नहीं देखना चाहते जिस समय आप 70 नहीं 140 घंटे जूझ रहे होते हो, और आज के 40 घंटे को हर कोई देखना चाहता है। जो कहता है अरे यशवंत जी या हिमांशु जी करते क्या है, हफ्ते में 40 घंटे ही तो काम करते हैं। तो अभी अमेरिका में मैं जब था हिमांशु जी, स्वाभाविक सी बात है वहां पर इलॉन मस्क का कुछ भी करना या नहीं करना एक बड़ा घटनाक्रम है। खासतौर पे ट्रंप के कैंपेन में सबसे ज्यादा उन्होंने पैसे भी डोनेट किए, लेकिन पैसे डोनेट करने से ज्यादा सिंगल हैंडेडली एक्स के माध्यम से जो एक लिबरल मीडिया का होल्ड था उसको उन्होंने चुनौती दी। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा वहां पे विचारों के खुले तौर पर आदान प्रदान में, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका में इस बार जो लैटिनो मतदाता या अश्वेत मतदाताओं का जो मतों का घुमाव था वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की घंटी को जो उन्होंने बजाया, उनके चाहने वाले और उनको नफरत करने वाले ये उतने ही तादाद में हैं और बड़े कठिन हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा, आप इलॉन मस्क को पसंद करें ना पसंद करें, वो सरकार में क्या भूमिका निभाते हैं नहीं निभाते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए इतना जरूर सोचिए कि इलॉन मस्क बने कैसे हैं। वो जिस मुकाम तक पहुंचे हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। और अगर आप आज की तारीख में उस विचारधारा से आते हैं जहां पे आप कहते हैं इलॉन मस्क अपना मुंह बंद रखें, अपना ज्ञान अपने पास में रखें, तो मेरा केवल एक ही लाइन का कहना है कि इलॉन मस्क अगर ज्ञान आपको पसंद नहीं भी आ रहा है तो कम से कम ये मत बोलिए कि वो ज्ञान अपने पास में रखें, क्योंकि वो जिस जगह पे पहुंचे हैं वो अपनी मजबूती, अपनी मेहनत, अपने कर्मों से पहुंचे हैं और उन्हें ज्ञान देने का पूरा हक है। आप न सुनना चाहें ये आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इलॉन मस्क ज्ञान देने की हैसियत नहीं रखते या उनको कोई हक नहीं है कहने का जिस स्थान पे वो पहुंचे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारी चीजें हिमांशु जी मिली हुई हैं। अपने यहाँ पे भी एक दोफाड़ हो रखा है, आपने देखा 70 घंटे वाले बयान के बाद से जो स्थिति बनाई हुई है इंफोसिस के संस्थापकों की एक समाज के वर्ग ने, मुझे थोड़ा दुखद ये लगता है क्योंकि अगेन मैं ये बात कहूंगा, नारायण मूर्ति जहां पहुंचे हैं वो अपनी मेहनत अपने कर्मों से पहुंचे हैं। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं था, किसी ने उन पर कोई कृपा नहीं की, किसी राजनीतिक क्या कहे उसमें उनको कोई कृपा पात्र की तरह से हैसियत करके किसी राजनीतिक लाभ के जरिए उनको नारायण मूर्ति बनाया गया, ये कोई नहीं कह सकता। ऐसे में अगर वो सफलता का मंत्र 70 घंटे मांगते हैं, कहते हैं, तो इस देश के युवाओं को सुनना चाहिए। अगर आप नारायण मूर्ति बनना चाहते हैं तो 70 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, नहीं तो आपके जैसे लाखों लोग उनके यहाँ नौकरी पाने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं। वो 1 लाख में एक आदमी चुनते हैं और बाकी लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो आप क्या बनना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप क्या बनना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। फिर नारायण मूर्ति हो या एलन मस्क हो, उनकी सफलताएं उनकी बात को आपको सुनने के लिए तो बातें करती हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर है। लेकिन इसके विपरीत विचार के संदर्भ में भी हम कार्यक्रम में समझना चाहते हैं। रघु ठाकुर जी मेरे साथ में हैं, जाने माने समाजवादी चिंतक हैं। उन्होंने जिस विचार को माना उस जीवन को जिया भी है, हम इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं।
रघु ठाकुर जी थोड़ा रोशनी दें, क्या मानते हैं वो? ये शोषण की नई कहानी लिखने की शुरुआत हो रही है, या हम जो अकर्मण्य हो गए हैं, काम के घंटों को ताकते रहते हैं, कब अवधि खत्म हो, कब पाली खत्म हो और छुट्टी मिले, उससे उबरने की जरूरत है? रघु ठाकुर जी किस नजरिए के साथ हैं? जी हिमांशु जी, मैं सबसे पहले तो आपकी पहली लाइन शुरू करता हूँ। आपने सनातन की चर्चा की थी, और सनातन के समय पे सुबह होती थी 5 बजे और रात भी 5 बजे शुरू हो जाती थी। तो कुल मिला के जो दिन का समय था 12 घंटे का ही होता था। तो इसलिए उस समय कितना परिश्रम लोग करते थे, कितना करना पड़ता था वो, और आज में कोई बहुत ज्यादा अंतर मुझे नजर नहीं आता। दूसरी बात जो एलन मस्क ने जी कहा है, निस्संदेह उनकी बात को अपने विचार लोगों को करना चाहिए, परंतु इसमें मैं 3-4 पक्ष देखता हूँ जी। एक तो अमेरिका का और यूरोप का पक्ष देखता हूँ, दूसरा रंगीन दुनिया का पक्ष देखता हूँ, और तीसरा जो वैश्विक पूंजीवाद के नए चरण आए हैं उनका भी पक्ष मैं देखता हूँ। एलन मस्क ने कहा है कि एक सप्ताह में 80 घंटे काम करना चाहिए, माने औसतन एक दिन में 11 घंटे काम करना चाहिए। नारायण मूर्ति जी निस्संदेह अपने मेहनत से बने होंगे, टाटा भी अपनी मेहनत से बने होंगे, बिरला भी अपनी मेहनत से बने होंगे, परंतु उस मेहनत के पीछे जो होता है पूंजी का सहारा होता है। तो जो उन्होंने कहा 70 घंटे काम करने का, वो भी हमने पढ़ा था, और उनका है कि 10 घंटे रोज आदमी काम करने चाहिए। अब मैं एक बात आपसे कहूं, आप तो इस बात के जानकार हैं कि हमारे यहाँ महानगरों में, नगरों में जो काम लोग करते हैं लोग, वो कर्मचारी हो, मजदूर हो, तो उनको आने जाने में कितना समय लगता है जी। बंबई में अगर आप देखें, बंबई में जो लोग आते हैं अपने घर से काम करने के लिए, उनके दिन भर में 4 घंटे के आने जाने में जाते हैं। ये कहाँ शामिल हो गए? एलन मस्क ने जहाँ काम किया है वहां उनको 4 घंटे यात्रा में गंवाना नहीं पड़ता, परंतु दिल्ली और बंबई में जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, मजदूर लोग जाते हैं, कर्मचारी लोग जाते हैं, उनके औसतन 4 घंटे अपनी यात्रा में गंवाना। तो क्या इसे काम के समय के लिए नहीं माना जाएगा? दूसरी बात यह है कि जो वो कह रहे हैं उसके कहने का एक पहलू है कि साहब वो अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं। मैं नहीं जानता हूं अमेरिका कितना महान बनेगा, परंतु हाँ ये बात मैं मानता हूं कि उनका मुनाफा बढ़ जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए इसको हम अगर भारत पर लागू करें तो भारत में सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी मिला के औसतन करीब 4 करोड़ के आसपास होते हैं। अब ये जो कर्मचारी होते हैं, अगर ये एक दिन में 11 घंटे काम करें तो जो कर्मचारियों की संख्या है वो 4 करोड़ से घट के रह जाएगी, बस्के के हिसाब से 2 करोड़ के आसपास, और नारायण मूर्ति के हिसाब से रह जाएगी 3 करोड़ के आसपास। यानी 1-2 करोड़ का कर्मचारियों की जो वेतन का मुनाफा है, जो लगभग 12 लाख करोड़ रुपया होता है, वो बस्के की जेब में जाएगा, और लगभग 6 लाख करोड़ रुपया नारायण मूर्ति जी के पास जाएगा। तो ये भी एक पक्ष है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि हमारे यहाँ काम की सुविधाएं क्या है। मैं बताना चाहता हूँ मित्रों के लिए, हमारे यहाँ महिलाएं, ये लोग महिलाएं नौकरी करती है, 6 घंटे 7 घंटे काम करती है, 8 घंटे काम करती है। जो शिकागो का नियम था वो मान लिया कि 8 घंटे काम करती है, परंतु एक महिला सुबह से उठ करके अपने घर पे बच्चों को तैयार करती है, उनके लिए खाना बनाती है, उनके स्कूल छोड़ती है, और दौड़ के जाके लोकल पकड़ती है, काम पर जाती है, रात को 11 बजे सो पाती है। तो वो तो 16-16 घंटे काम कर रही है। तो ये जो नजरिया है इसमें क्या है कि एलन मस्क ने अमेरिका को देखा है, उनने हिंदुस्तान को, दुनिया की जो रंगीन दुनिया है उस रंगीन दुनिया को नहीं देखा है। उनने मेहनत की है, अपने लिए मेहनत की होगी, अमेरिका में मेहनत की है, परंतु इस रंगीन दुनिया में जो परिस्थितियां हैं इसमें मेहनत के साथ पैसा नहीं है, इसमें पैसा पूंजी के साथ आता है। तो इसलिए ये जो सोच कह रहा है, ये सोच बहुत सही मुझे नहीं लगता है। इसमें भारत की दृष्टिकोण अलग है, भारत की परिस्थिति अलग प्रकार की है। और एक और बात मैं जो कहूँ कि इसके साथ साथ जो विभाग उनका बना है उसमें उन्होंने के काम के साथ साथ ये भी कहा है कि अब आईक्यू के आधार पर भर्ती करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि इसका प्रभाव अमेरिका में पड़ने वाला है। आप आईक्यू के हिसाब से भर्ती करने का मतलब क्या है? अभी तक ताकि जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ लोग होते थे, उनमें एक्सपर्ट होते थे, उनको आप लेते थे। अब आप आईक्यू के हिसाब से लेंगे तो आईक्यू का मतलब है कि आपके जो वहां की वर्तमान शिक्षा की स्थिति है उससे हट करके आप आईक्यू टेस्ट पे जाएंगे। सारी शिक्षा प्रणाली को प्रकार से बदलने की तैयारी है, और इसके पीछे जो मुझे लगता है
कि अमेरिका में जो एक छिपा हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के जीत के पीछे वहां के जो व्हाइट लोग हैं, सफेद लोग हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनके बड़े समर्थक। मैं उस घटना को भूला नहीं हूं, जब एक अमेरिका के सैनिक ने एक व्यक्ति के लिए जो चोर की नाम पर गिरफ्तार हुआ था, उसकी गर्दन पर लात रख के उसको मार दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका बचाव किया था। वहां जो व्हाइट पुलिस है, उन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया हुआ है कि अगर कोई व्हाइट किसी काले को मार देता है, ये मैं आज की तारीख की बात बता रहा हूँ आपके लिए, आज स्थिति है अमेरिका में जहां लोग बहुत डेमोक्रेसी की चर्चा करते हैं, तो वो पुलिस संगठन उस पर करोड़ रुपया खर्च करता है उसको बचाने की प्रयास करता है। तो ये जो है, जब आईक्यू वहां पर की बात शुरू हुई, तो बहुत सारे जो ब्लैक लोग वहां कामों में है, कंपनियों में है, ये बाहर जाएंगे, इनको वहां से हटना पड़ेगा। और वैसे भी जो नई तकनीक आ रही है, इसमें लोगों के लिए काम कम मिल रहा है, तो नई तकनीक ऊपर तकनीक और धीरे उसके साथ आईक्यू, ये दोनों चीजें जोड़ेगी, तो फिर लगातार रोजगार कम हो जाएंगे। तो ये अकेला केवल एक श्रम का सवाल नहीं है, इस कुल मिला करके एक अमेरिका की पीछे की रणनीति है कि अमेरिका इस जो कह रहा है कि हम महान बनना चाहते हैं, तो अमेरिका फिर से दुनिया में अपनी ताकत के लिए आगे लाना चाहता है, अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। और जो पिछले दिनों कुछ इलाकों में अमेरिका के स्थान को चीन ने भरा था, उसको स्थानांतरित करके फिर से अपना कब्जे जमाना चाहता है, ये मुझे लगता है। अच्छा ठाकुर साहब, मैं थोड़ा भारतीय परिवेश में इस पर बात करता हूँ। क्या आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि भारत में अभी भी लोग 1.5 पाली में काम करते हैं, ज़्यादा पैसे की लालसा में, जो 8 घंटे काम करने के लिए तैयार नहीं है, अगर उनके संदर्भ में अतिरिक्त वेतन की सहूलियत उपलब्ध करा दी जाए तो वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं? क्या इस बात से आपकी ना इत्तेफाकी है? क्या सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में आप इस अनुभव से नहीं गुजरते हैं कि उन्होंने काम करने के संदर्भ में कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति विकसित कर ली है कि छुट्टी कितनी ज़्यादा मिल पाए? कोई भी जयंती हो, उस जयंती को सरकार सम्मान दे रही है, इसका आकलन केवल इस बात से है कि वो दिन अवकाश के लिए घोषित हो गया कि नहीं हो गया। हर सरकार अपने अस्तित्व में आने के बाद काम की अवधि बढ़ाने के संदर्भ में नहीं, बल्कि अवकाश की तारीखें बढ़ाने के संदर्भ में देश में फोकस हो रही है। रघु ठाकुर जी की दृष्टि इस तरफ जाती है? क्या वो मानते हैं कि इससे देश तरक्की की राह में जा रहा है और इसी के माध्यम से हम उस दिन को महत्व दे पा रहे हैं, उस विभूति को अपना सम्मान दे पा रहे हैं जिसके संदर्भ में हम अवकाश घोषित कर दे रहे हैं? हिमांशु जी, मैं आपसे कहना चाह रहा था इस बात को कि जो ये छुट्टियां हैं, निस्संदेह मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जो अरसे छुट्टी दी जा रही है, उनको तो कम कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। किसी भी महान व्यक्ति के नाम पर छुट्टी देना उस महान व्यक्ति का अपमान है। उस महान व्यक्ति के दिन तो और ज्यादा के लिए काम करना चाहिए। मैं मानता हूँ बात को। मैं भी मानता हूँ कि सरकारी कर्मचारी जो है, खासकर जो स्थायी हो जाते हैं, और अधिकारी वर्ग जो है, वो अपने काम पर समय के हिसाब से ध्यान नहीं देता है, उसके लिए काम चोरी भी करता है जो उसको खाना चाहिए। परंतु जो पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 2-3 दशकों में जो विकसित परिस्थितियां, उनको भी देखिएगा कि आज अधिकांश लोग जो है आउटसोर्सिंग वाले। मैं आपको कितने संगठनों का बता सकता हूं जहां का मैं काम करता हूं। रेलवे में, आज रेलवे में मैं आपको याद दिलाऊं हिमांशु जी, शायद आपको याद भी होगा कि 74 में जब रेल हड़ताल हुई थी, मैं उस पर गिरफ्तार हुआ था। हिंदुस्तान में 22 लाख रेल कर्मचारी थे। आज उससे कितना गुना रेल बढ़ गया है, और काम करने वाले जो स्थायी लोग हैं वो 10-11 लाख लोग हैं। बकाया कुछ लोग हैं जो आउटसोर्सिंग वाले हैं। तो जो आउटसोर्सिंग वाले लोग आए हैं, इनके साथ में स्थिति है कि ये आज भी 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। आप इस बार जब दिल्ली जाएं, और दिल्ली के राय को भी देख सकते हैं कि जो आउटसोर्सिंग वाले लोग हैं, जो अस्थायी लोग हैं, वो किस प्रकार से अमानवीय तरीके से काम कर रहे हैं, अमानवीय हालत में काम कर रहे हैं। पार्क में पड़े रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, उनके ठेकेदार को सरकार 18,000 रुपए देती है, वो अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए 12,000 रुपए देते हैं, 4 रुपए महीने से कमाते हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो बेचारे वही रोटी बनाई खाते हैं, 1,000-2,000 रुपए अपने बच्चों को बिहार भेज देते हैं, यूपी के पूर्वांचल भेज देते हैं। तो हम लोग एक कसौटी पर हिंदुस्तान को नहीं देख सकते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ कर्मचारी हैं जो कर्मचारी कामचोरी करते हैं। उनकी कामचोरी इसलिए होती है कि जब अफसरशाही खुद भ्रष्ट होती है, अफसरशाही काम नहीं करना चाहती है, तो कर्मचारी के ऊपर उसका कोई नैतिक नियंत्रण नहीं होता है। ये चीजें अकेले बंधन से नहीं होने वाली नहीं है। मैं आपको एक घटना सुना देना चाहता हूँ। मालवीय जी के नाती, वो जापान में गए थे पढ़ाने के लिए, शिक्षा थे, वहां पर पढ़ाते थे।
जब रिटायरमेंट होके आए, लौट के आए, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा हमने पूरे कार्यकाल में एक दिन की छुट्टी भी। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि आपने 23 साल 24 साल वहां नौकरी की और आपने जो एक दिन की छुट्टी ली। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वहां छुट्टी लेने का कोई कल्चर ही नहीं है। बोले हमारा जो हेड था, प्रोफेसर था, एक दिन वो सुबह 1 घंटे लेट आए। उन्होंने सबको बुला के सबके सामने माफी मांगी और कहा सुबह 4 बजे मेरी पत्नी का निधन हो गया था, इसलिए मैं आने में 1 घंटे लेट हुआ हूँ, मैं उनका अंतिम क्रिया करके आया। हमारे यहाँ लोग 13 दिन रोते रहते हैं, बैठे रहते हैं कि साहब हम तो रो रहे हैं कि आप आ रहे हैं, हम तो नहीं रहे। तो ये हमारे एक सांस्कृतिक समस्या भी है, मैं मानता हूँ, परंतु उस सांस्कृतिक समस्या को हल करने चाहिए, इसको बदला जाना चाहिए। लोग काम करें, इसके लिए जो भी नियम कानून बनना हो बनाया जाए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उनके लिए दंड दिया जाए जो काम चोरी करते हैं, मुझे इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। परंतु ये भी देखा जाए कि जिनके जीवन के 4-4 घंटे केवल काम की यात्रा के लिए गुजरते हैं, जो महिलाएं सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को दूध पिलाती हैं और बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हैं और रात को 11 बजे तक अपने घर में आती हैं और काम करती हैं, आखिर वो भी तो काम है ना, उनके जीवन का भी तो काम। ये परेशानी एलन मस्क को नहीं है, ये परेशान नारायण मूर्ति जी को भी नहीं है, माफ करें, ये परेशानी हमारी बहन सुधा मूर्ति जी को भी नहीं है, ये परेशानी उनके दामाद जी को भी नहीं। तो ये जो परेशानी भारत के करोड़ों मजदूरों की है, जो अधिकांश संख्या वाले, जो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन रघु ठाकुर जी की बातचीत से ही एक बात निकल कर आ रही है, वो बात निकल कर आ रही है कि जिन्हें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वो कम काम कर रहे हैं, और जो असुरक्षित वातावरण में काम कर रहे हैं उनको घंटे भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं और पैसे भी कम मिल रहे हैं। इस विसंगति के संदर्भ में मेरे साथ में डॉक्टर आलोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। इस सरकारी सिस्टम का बड़ा हिस्सा रहे हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी। क्या कहते हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब? यहाँ पर देश में तो यह मान लिया जाता है कि काम तभी तक करना है जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलना है, और सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसके बाद काम क्या करना है। क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, आज जिस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें जो आपने पहला सवाल पूछा है, पहले उसकी बात करूंगा जी। और थोड़ा सा जो जिस परिप्रेक्ष्य में एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को हम लोग भूल रहे हैं, उनको को लीड बनाया है डोनाल्ड ट्रंप जी ने उस विभाग का जी, उनकी बात उस परिप्रेक्ष्य की भी 2 मिनट के लिए करना चाहता हूँ जी। तो पहले तो बात ये करें कि क्या ज़्यादा काम करने से सफलता मिल जाती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है जी। और अभी तक हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि क्योंकि एलॉन मस्क ने बहुत ज़्यादा काम किया और नारायण मूर्ति जी ने बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए वो इतने बड़े आदमी बन गए। ठीक है, उन्होंने बहुत काम किया और बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन जो हमारे खेतों में मजदूरी करते हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन लेबर हैं, जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रात दिन मजदूरी करने में लगे हुए हैं, वो क्या काम नहीं कर रहे हैं? और क्या वो और 2-4-5 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे तो क्या वो नारायण मूर्ति बन जाएंगे? रघु ठाकुर जी ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि श्रम के साथ में पूंजी की बड़ी महत्ता होती है। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ग्रेट ब्रिटेन में, और आप उस समय की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिबेट्स देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो श्रमिक था उसकी इतनी मुसीबत होती थी, 12-12, 13-13 घंटे काम करते थे, छोटे छोटे बच्चे, और उनको ना कोई आराम मिलता था, ना उनके लिए टॉयलेट्स होते थे, ना उनके लिए खाना होता था, ना उनके लिए ढंग की लाइट होती थी। वहाँ से हमने अब अपने श्रम कानून ऐसे बनाए हैं कि श्रमिकों का हम कुछ भला कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, देखिए काम के महत्व को कोई नकार नहीं सकता, काम तो करना ही चाहिए, लेकिन मात्र अधिक काम करने भर से आप बहुत बड़े आदमी और बहुत पैसे वाले आदमी बन जाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। ये मैं पहली चीज़ कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो आपने कही कि हाँ सरकारी कर्मचारी जब कोई पक्की नौकरी पे आ जाता है वो थोड़ा सा निठल्ला सा हो जाता है, इस बात में भी कोई शक नहीं है, सारी दुनिया जानती है कि ऐसा है। और जो एक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, उसके बाद लोग काम करना कम कर देते हैं, यूनियन भी बन जाती है और कोशिश करते हैं कि हम कम से कम काम करें, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो इशू है ये शायद ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जो सारी की सारी बातें हैं उससे रिलेटेड इशू है। बहुत बार आप ये भी देखेंगे हिमांशु जी कि सरकार क्या वास्तव में उनसे कोई काम कराना भी चाहती है? अगर वो सचमुच में काम करने लगे और सुबह से शाम तक काम करने लगे और उन्होंने सरकार की बहुत सारी गलतियां निकालना शुरू कर दी, तो सरकार को क्या तकलीफ होगी या आराम मिलेगा? ये भी एक सोचने की बात है। मैं एक महत्वपूर्ण बात जो शायद थोड़ी सी छूट रही है आज की डिबेट में, उस पर आना चाहता हूं जी। और वो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी आपने शुरू में कहा था, शायद यशवंत जी ने भी कहा, उस बात को कहा था, एक ऐसा व्यक्ति
जो कि सरकार का ठेकेदार है। एलॉन मस्क जी, मुझे एलॉन मस्क जी से कोई तकलीफ नहीं है, एलॉन मस्क जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो ज़्यादातर चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार को बेचते हैं, उनकी ठेकेदारी है। वो अब चाहते हैं कि एक मार्स का प्रोग्राम शुरू हो जाए तो उसके रॉकेट भी वो बना के बेचेंगे। तो जो सरकार के ठेके चलाता है वो सरकार भी चलाए, तो बहुत ही अच्छी बात है, ज़रूर होना चाहिए, और इसी से शायद पूरे देश का और अमेरिका का और सारी दुनिया का उद्धार हो जाएगा। एक जो परिपेक्ष की बात है वो ये है कि देखिए, एक तो पहली चीज ये कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी कहा जा रहा है वो डिपार्टमेंट नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप जी ने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है कि ये कोई विभाग नहीं है, क्योंकि विभाग बनाने के लिए कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होता है। ये सिर्फ एक एडवाइजरी कैपेसिटी में उनको लिया गया है, वो डिपार्टमेंट ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत काम करेंगे। और उनको काम क्या दिया गया है? देखिए, 80 घंटे काम करना अपनी जगह, वो तो उन्होंने कहा हायरिंग करने के लिए कि भाई 80 घंटे काम करने वाला होना चाहिए और उसको हम पैसे भी नहीं देंगे, तनख्वाह भी नहीं देंगे। ऐसा व्यक्ति जो आपके पास आएगा, जो तनख्वाह भी ना ले और 80 घंटे काम करे, वो कुछ ना कुछ तो फायदा देख कर आएगा। इतना बड़ा तो कोई वो मतलब देश सेवी नहीं हो सकता कि साहब मैं कुछ नहीं लूंगा, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, और उसके बाद अपना कोई वेतन भी नहीं लूंगा और देश के लिए काम करूंगा। उनको काम दिया गया है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स की ब्यूरोक्रेसी को खत्म करिए, यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार को खत्म करिए, और 2026 की 4 जुलाई तक का उनको एक टाइम लिमिट दी गई है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि इतना ज्यादा काम करना है। इस टाइम लिमिट के भीतर उनको कम करना है। एलॉन मस्क जी इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में 438 सरकारी एजेंसियां हैं उनको घटा करके 99 करेंगे वो। विवेक रामास्वामी जी का तो एक्चुअली एक तरीके से ये उनके लिए बुरी चीज हुई है, क्योंकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि उनको कोई बहुत बड़ा पद मिलने वाला है, तो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने प्रेसिडेंट के चुनाव से विड्रॉ किया डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए, तो माना जा रहा था कि उनको या तो सेक्रेटरी स्टेट बना दिया जाएगा या शायद एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, कुछ बना दिया जाए। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सारे के सारे पब्लिक स्कूल जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के वो इतने बोरिंग हो गए हैं कि शिक्षा विभाग को ही बंद कर देना चाहिए। तो आप ये सोच करके देखिए कि ये जो विभाग बना है ये सरकार को समाप्त करने के लिए बना है। सरकार को क्यों समाप्त किया जाना है? सरकार ठेकेदारी ना करे, सरकार पैसे कमाने का काम ना करे, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन सरकार जो मेन फंक्शन रेगुलेशन का है वो करे या ना करे। एलॉन मस्क जी की कंपनीज के ऊपर कम से कम 15-20 केस चल रहे हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो। अच्छा, एलॉन मस्क जी की बस चलेगा तो वो उन विभागों को बंद ही कर देंगे जो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो तो विभाग बंद करने के लिए हैं। उनका तो मैंडेट ही है कि आपको आधे से ज्यादा विभाग यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार के बंद कर देने हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमको इस 80 घंटे को देखने की जरूरत है। ये बात केवल ये नहीं है कि 80 घंटे काम करना पड़ेगा। पर मैं डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब केवल 80 घंटे नहीं देखना चाहता। मैं इस देश के सफल उद्यमी जो शून्य से शिखर की यात्रा हमारे सामने की है, नाम उनका नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति है। वो नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने की हिमायत की, जरूरत बताई है, और इसके संदर्भ में रघु ठाकुर जी जो उदाहरण बता रहे थे, उस जापान और जर्मनी से प्रेरणा लेने की बात कही है। दृष्टि तो उस पर भी तो जानी है। नहीं, निश्चित रूप से दृष्टि जानी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि नारायण मूर्ति जी हमारे हीरो हैं, हमारे देश के इतने बड़े वो सफल उद्योगपति हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि नारायण मूर्ति जी अपने लिए काम कर रहे हैं, और जिन लोगों से उनकी अपेक्षा है कि वो काम करें वो इन्फोसिस के लिए काम करेंगे, उनको वेतन मिलेगा और नारायण मूर्ति जी को प्रॉफिट मिलेगा। रघु ठाकुर जी ने इस बात की ओर इंगित किया था अपनी बात में। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए काम कर रहा है उसका 70-80 घंटे काम करना, और मैं ये कह रहा हूं कि मेरे घर में जो झाड़ू लगाने वाला है, मेरे घर में जो रोटी बनाने वाला है, वो क्यों नहीं 80 घंटे काम करता, वेतन तो मैं उसको 7,000 रुपए महीना दूंगा। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क, इन दोनों में अंतर होना चाहिए, ये कहना है डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब का। पर रविंद्र सचदेव जी, मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है। नारायण मूर्ति पैदा हुए अरबपति के रूप में हुए क्या? ऊपर वाले ने उन्हें साथ में ही बैंक अकाउंट में पैसे डाल के भेजा था। कहानी तो यही समझ में आती है कि सुधा मूर्ति को अपनी ज्वेलरी तक जो है गिरवी रखनी पड़ी, तब जाकर नारायण मूर्ति अपने सपनों को साकार करने के संदर्भ में प्रयत्नशील हो पाए। आपसे जानना चाहता हूं कि वस्तुतः वक्त के साथ हमने काम करना छोड़ा है, वापस हमें काम के संदर्भ में प्रेरित होने की जरूरत है, या हमने
कुल मिलाकर अपने अधिकारों की ही चिंता करना उद्देश्य मान लिया है, ना कि अपने दायित्वों पर ध्यान देने की जरूरत महसूस की है। थोड़ा रोशनी देंगे रोविंद्र जी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में? ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट डिस्कशन, अलग अलग ट्रैक्स पे। जहां तक क्विक नारायण मूर्ति की बात, हमें एक कहानी पता है कि नारायण मूर्ति और उनकी वाइफ ने अपने गहने गिरवी रख दिए और सक्सेसफुल हो गए। आपको क्या ये पता है कि अगर कोई 100 स्टार्टअप्स होती हैं, उनमें से 95 या 97 फेल हो जाती हैं? ठीक है जी। तो ये सक्सेस हुए, ब्यूटिफुल। वन, कीप असाइड हार्ड वर्क। आई अंडरस्टैंड, मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूं, था, अब तो नहीं हूं, मतलब टेक में। मैं खुद, मतलब आप 80 घंटे की बात करते हैं, मैं 90 घंटे, और मैं अपने एम्प्लॉयज को बोलता था करो करो, 90 नहीं तो 80, सुबह शाम जब भी करो। तो वो अलग। तो ये बड़ी डीप डिस्कशन आपने टच कर दी है, बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, बिग पिक्चर वाला, एलन मस्क का। पहली बात, एलन मस्क ने जो कहा है, इसने ये नहीं कहा है कि, और ये कह भी नहीं सकता कि अमेरिकी सरकार के सारे कर्मचारी 80 घंटे काम करेंगे। अभी जैसे बात हो रही, इसने क्या कहा है, इसको एक डिपार्टमेंट ट्रंप ने कह दिया है, वो सरकारी डिपार्टमेंट फिलहाल नहीं, वो आउटसोर्स डिपार्टमेंट होगा और गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो कि एडवाइस करेगा अमेरिकन सरकार को, या फॉर्मूला बनाएगा कि कैसे एफिशिएंट हो जाओ। और उसके लिए इसने रिक्रूटमेंट ऐड डाली है, मानो एक तरह से, जी। और कहे जो भी आए वो तैयार रहे, 80 घंटे काम करेगा। दैट्स वन। तो ये कोई बात नहीं है कि अमेरिकन सरकार या अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर में ये हो जाएगा कि 80 घंटे सब काम करो, नहीं। हालांकि यस, ऑन द बिग पिक्चर जैसे बात हो रही है, हर जगह हार्ड वर्क डेफिनेटली नीडेड एंड ऑल, बट लेट्स कम बैक टू द कोर थिंग। तो अब मस्क का मैंडेट क्या है, मस्क एंड रामास्वामी का? इनका मैंडेट है गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाना, कहने को। बट बिग पिक्चर में जिस तरह से ट्रंप का बैकग्राउंड है, जिस मुद्दे पर ट्रंप ने कैंपेन किया है, ये कहते हैं कि अमेरिका की जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत ज्यादा फैल चुकी है, बहुत इनएफिशिएंट हो चुकी है, बहुत एक्स्ट्रा हो चुकी है, ये वो बहुत खर्चे करती है, इसको काटना पीटना है, और ये हर इंसान की जिंदगी में इंटरफेयर करती है। कंजर्वेटिव्स का प्रिंसिपल होता है, जो रिपब्लिकन ट्रंप है, मिनिमम छोटी से छोटी सरकार। तो इनका ये मानना, कहना है, और उसमें कुछ असलियत भी है, कि अमेरिकन सरकार बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, ब्यूरोक्रेटिक हो चुकी है, खर्चे करती है, ये वो। वन। सेकेंड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जिस कारण ये पूरा होगा, दो कारण है। एक है आइडियोलॉजिकल, कंजर्वेटिव, और इसी के बीच में आ जाता है आइडिया ऑफ डीप स्टेट। ट्रंप का यह कहना और मानना, और रिपब्लिकन्स का ऐसा है, कि सरकार के अंदर बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं जो हमारा काम नहीं होने देते। प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करता है, वो अंदर बैठे हुए कुछ बाबूगिरी कर देते, और मैं जो करना चाहता हूं नहीं करते, तो उनको काटना, हटाना। दैट्स वन। सेकेंड, अमेरिकन सरकार का इस समय टैक्स कलेक्शन करीब 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर होता है, और हर साल अमेरिकन सरकार का करीब 6-6.5 ट्रिलियन डॉलर खर्चा होता है। अमेरिकन सरकार का ओवरऑल नेशनल पब्लिक डेट करीब 35 से 38 ट्रिलियन डॉलर है, बाकी और फैक्टर्स को छोड़ो। तो हर साल अमेरिकन सरकार को करीब 2 ट्रिलियन डॉलर बोरो करना पड़ता है खुद को कायम रखने के लिए, जो कि उसके नेशनल डेट में ऐड होता है। तो यह है कि वो नेशनल डेट कम हो, खर्चा यहां कम हो, इत्यादि कम हो। ओवरऑल ये इनका मैंडेट या विचार है। नेक्स्ट, यस, मैंने इनफैक्ट एक किताब लिखी है, अभी मेरी अगले हफ्ते निकलने वाली है, ट्रंप के ऊपर, ट्रंपोटोपिया, कि ये क्या करने जा रहे हैं या क्या इनका दिखता है। दे आर लुकिंग कंप्लीट, एक शब्द इसमें मैंने डाला है, री गवर्नमेंटिंग। देखिए 300 साल पहले जब आइडिया शुरू होता है ना, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का जो मतलब था, जब किंगडम्स और नई नई नेशन स्टेट्स बन रही थी 1700-1800 सेंचुरी में, यह था कि एफिशिएंसी कैसे हो ताकि चीजें ऑर्गेनाइज अच्छी हो। ब्यूरोक्रेसी उससे बनी थी। ब्यूरो का मतलब है दराज, दराज है, डेस्क है, उस पर एक अफसर बैठा है, उसके दराजों में कागज है। तो आज से 250 साल पहले, 300 साल पहले, यह सबसे एफिशिएंट सिस्टम था सरकार को ऑर्गेनाइज करने का। अब अमेरिका में जो ट्रंप की मूवमेंट आ गई है, एंड कुछ हद तक ये काफी हद तक सही बात कह रहे हैं, कि वक्त आ गया है, सरकार को हम कैसे इमेजिन करते हैं, सरकार क्या करे,
कैसे कंडक्ट करे, ब्यूरो हो या ना हो, उन ब्यूरोक्रेसी कैसी हो, परमानेंट लॉन्ग टर्म ये वो रेगुलेशंस की, उस सबको री इमेजिन करो। ये मैंडेट है मस्क का और इसके ग्रुप का। और इसमें ये जो सबसे ज्यादा जाने वाले हैं, देख रहे हैं, दे लुकिंग एट हिस्ट्री। हिस्ट्री में मेजरली सरकारों का पैटर्न कब चेंज हुआ है? मॉडर्न हिस्ट्री में पिछले 100-150 सालों में जापान में मेइजी एरा आई थी, जब जिसने जापान की पूरी फ्यूडल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करके ये वो जापान को अलग रास्ते चला दिया। चाइना में 1960s में माओ का जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उससे पहले अमेरिका में ही एफडीआर का था न्यू डील, मेजर ब्यूरोक्रेटिक चेंज ये वो। उसके अलावा सिंगापुर में ली क्वान यू, जो इन्होंने सिंगापुर की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को रीअरेंज कर दिया और सक्सेस में ले गए। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ज्यादा नहीं। मार्गरेट थैचर, पर ये हर एग्जाम्पल जो है ना, ये इतना बड़ा नहीं था इमेजिनेशन में, स्कोप में, जितना बड़ा इस समय ट्रंप और इसकी टीम सोच रही है और जिसका मैंडेट इन्होंने दिया है मस्क को। तो अभी इनकी जो रिपोर्ट आएगी, ये बनाएंगे, इनको वक्त दिया गया है टिल जुलाई 4, 2026, जबकि अमेरिका को 250 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 250 साल हो गए ब्यूरो के आइडिया से, ब्यूरोक्रेसी के आइडिया से, सरकारी अफसर के आइडिया से, जैसे हमारे सारे पैनल बोल रहे हैं, नौकरी जाओ, पंच करो, निकलो, एटसेट्रा। तो ये कैसे सारा रीऑर्गेनाइज किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये रविंद्र सचदेव हमें विस्तार के साथ बताया अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में। लेकिन मैं यशवंत जी आपके पास वापस लौट कर आता हूँ। क्या हमें भारत के संदर्भ में नए सिरे से कार्य पद्धति पर विचार करने की जरूरत नहीं है? अमेरिका 250 साल बाद विचार कर रहा है, पर भारत के संदर्भ में क्या आपको नहीं लगता है कि काम कैसे किया जाए ये हमने छोड़ दिया, काम से कैसे बचा जाए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे लिया। मुझे छुट्टी कैसे मिल सकती है, हमारा फोकस इस बात पर है। अगर आपने किसी व्यक्ति की तनख्वाह बढ़ा दी तो व्यक्ति ये देखता है कि मेरे घर में कल का राशन है तो आज की छुट्टी मान ली जाए, और अगर आज राशन खत्म हो रहा है तो फिर काम पर जाया जाए, ये शिकायत रहती है। पलायन के संदर्भ में इस विडंबना के साथ में डॉक्टर आलोक शुक्ला जी मेरे साथ में, शायद उनसे बात करूं तो वो इसकी पुष्टि करेंगे कि जो लोग अपने घर में रहते तब काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, पर जब काम के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो 12 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश के राजनीतिक नेतृत्व को भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है? वोट लेने के लिए छुट्टियों के दिन बढ़ाने के स्थान पर इस कार्य संस्कृति को नए सिरे से व्यवस्थित करने की जरूरत है। क्या कहते हैं यशवंत जी? आपने म्यूट कर रखा है, उसे अनम्यूट कर देंगे यशवंत जी। माफी चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था मनीष जी कि करने की तो वास्तव में जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि काम नहीं करके और आप केवल बैठे रहें और अच्छा कमाते रहें। मुझे याद आता है, नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक मेरे स्कूल के सहपाठी की माँ ने मुझे पत्र लिखा था एक्चुअली में जी, और वो मेरा सहपाठी एक बड़े प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज का ग्रेजुएट था, लेकिन जब मैं संपादक बन गया, पत्रकार बन गया, तो उन्होंने मुझे पत्र लिखा था कि बेटा इसको अपने किसी पहुंच का प्रयोग करके जो है इसको किसी तरह सरकारी नौकरी दिलवा दो, क्योंकि इससे काम नहीं हो पाता है। तो आप सरकारी नौकरी दिलवाने का अभिप्राय ये था कि ये काम ना करना पड़े। जिस मुल्क में या जिस सिस्टम में ये परिभाषा हो जाए सरकारी नौकरी की, वो कभी कभी प्रहसन जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप देश के विषय में सोचें तो शायद आपको दुख भी होगा, और ये हर उस हार्ड वर्किंग सरकारी कर्मचारी को दुगना तिगना दुख होगा। और डॉक्टर आलोक शुक्ला मेरी बात से सहमत होंगे कि इस मुल्क में जितने वस्तुनिष्ठ और कार्यनिष्ठ सरकारी कर्मचारी हैं, उनका जिस तरह से शोषण होता है, जिस तरीके से वो दुखी होते हैं अपने आसपास के तंत्र को देखकर, उनसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और किसी को नहीं होता है। तो ये आपका जो सवाल है वो पूरी तरह जायज है। दरअसल 3 में ना 13 में, लेकिन सवाल ये है कि देश समाज इसको छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत रूप से भी हिमांशु जी कोई सोचे, आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो काम करना है, सीधी सी बात है। और उलटवासियां होती हैं, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि इस देश का जो खेतिहर मजूर है, जो रिक्शे वाला है,
जो दिहाड़ी मजदूर पे काम करने वाला है, वो दिन में 14-14, 16 घंटे भी काम करता है। इस देश का एक एवरेज जूनियर डॉक्टर दिन में 20-20 घंटे काम करता है हिमांशु जी। आप जूनियर डॉक्टर्स की स्थिति देखिए, किस तरीके से उनकी ड्यूटीज लगाई जाती हैं। आप केवल मजदूर के ऊपर मत जी। जाइए। तो काम तो हर व्यक्ति कर रहा है और दिन में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कर रहा है। इसमें कोई नहीं। सवाल यह है कि इस बात पे आपत्ति, इस बात को होना कि ये काम किसके लिए कर रहा है, मुझे लगता है वो थोड़ा चिंतन का विषय इसलिए भी है हिमांशु जी, क्योंकि एक सीधी सी बात है, नारायण मूर्ति बोले क्योंकि वो अपने जीवन के अनुभव से बोल रहे हैं। आप उनसे सीखना चाहें, नहीं सीखना चाहें, ये आपकी मर्जी है। आप उस रास्ते पे जाना चाहें, नहीं जाना चाहें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन उलटवासी में एक रघु जी विचित्र स्थिति जरूर आई जब मैं अभी अमेरिका में था और मैं आंकड़ों पे वहां पे अध्ययन सारा कर रहा था। अब जानते हैं वहां पे लगातार सर्वे करते हैं। सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बार अमेरिकी मीडिया को इस बात पे हो रहा है कि अमेरिका का जो लो इनकम ग्रुप है, जो वहां का सर्वहारा वर्ग है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है और वहां का जो अमीर वर्ग है उसने कमला हैरिस को वोट दिया। अब ये उलटबासी नहीं है तो क्या है? कहीं ना कहीं पे कुछ तो है जो मिस हो रहा है हम लोगों से। जनता अपने तरीके से सोच रही है, जो कामकाजी जनता है वो अपने तरीके से सोच रही है, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई कुछ अलग चल रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद बीच में कहीं ना कहीं चिंतन से एक निकलना चाहिए, लेकिन अंत में हमको समझना यही पड़ेगा हिमांशु जी कि 80 घंटे, 70 घंटे, 100 घंटे नितांत रूप से व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर है। जीवन में कौन कितना आगे बढ़ना चाहता है, कितना क्या करना चाहता है। हाँ, शोषण नहीं होना चाहिए, यह मैं पूरी तरह से शोषण की वजह पर मैं यशवंत जी एक सवाल साथ में जोड़ता हूं। हमारे से ये बात चर्चा में निकल कर आई कि खेतीहर मजदूर 12-12 घंटे काम करता है तो कौन सा अमीर हो गया, कौन सा समृद्ध हो गया। सफलता की कहानियां बड़ी सीमित हैं। तो मैं इन सीमित कहानियों में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, दुनिया के तमाम देश आप घूमे हैं, जीवन पद्धतियों का अवलोकन किए हैं, व्यक्ति ने जी तोड़ मेहनत की और सफल हुआ, इसकी कुछ कहानियां मिलती हैं। जी तोड़ मेहनत की फिर भी सफल नहीं हुआ, इसकी अनगिनत कहानियां मिलती हैं। पर क्या कोई कहानी आपको ऐसी मिलती है कि कोई मेहनत नहीं करता फिर भी सफल हो जाता है? ऐसी कहानियां मिलती हैं क्या? वैसी कहानी केवल भारत की राजनीति में मिलती है। जब आप इनहेरिट करते हैं चीजें, पद और पार्टियां इनहेरिट करते हैं, वो कहानी केवल भारत की राजनीति में ही मिलती है हिमांशु जी, उसके बियॉन्ड कहीं नहीं मिलती। मुझे लगता है कि उसमें भी एक स्तर के बाद में आपको सफल बने रहने के लिए मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा उस परंपरा को भी खोने में ज्यादा समय नहीं लगता। यशवंत जी बिल्कुल, क्योंकि 3 पीढ़ी के लिए कहा जाता है, 7 पीढ़ी तो बहुत दूर की बात है। तीसरी पीढ़ी में अपयश और सारा माना जाता है कि सब कुछ खो जाता है। आपने अगर अगली पीढ़ी के की पढ़ाई में, उसके डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया है, इसीलिए मुझे देश का भविष्य तब उज्जवल लगता है हिमांशु जी, जब देश का, हमारे यहाँ का रिक्शे वाला भी 4 घंटे ज्यादा रिक्शा चलाता है, लेकिन वो चाहता है कि उसका बच्चा स्कूल जाए, वो पढ़ाई करे। अपने यहाँ का खेतीहर मजदूर भी अपनी बेटी को जल्दी ब्याहने के बजाय उसको स्कूल भेजना चाहता है, उसकी पढ़ाई में पैसा लगा, इसलिए वो 4 घंटे ज्यादा मेहनत करता है। तो मुझे लगता है कि जो एक बॉटम ऑफ द पिरामिड का एस्पायरेशन है, वो मेहनत और लगन और जीवन में आगे बढ़ने का लेकर के है। उसमें कुछ काले अध्याय निश्चित तौर पर शोषण के भी हैं। मैं इस रघु ठाकुर जी की बात से सहमत हूं, मैं इससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन मैं रघु ठाकुर जी आपके पास आना चाहता हूं कि एक समय लड़ाई लड़ी गई शोषण के खिलाफ, आप जैसे लोगों के द्वारा या आपके पूर्वजों के द्वारा, पर क्या अब आपको नहीं लगता है अमेरिका महान बने ना बने, पर भारत स्वावलंबी बने, भारत अपने पैरों पर खड़ा दिखे, इसके लिए कार्य के प्रति आह्वान करने की जरूरत अब हमें अपने देश में है। लोग अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने के लिए तत्पर हों, ना कि अवकाश की तलाश, छुट्टी की तलाश, आराम की तलाश अपने जीवन का उद्देश्य बनाए। क्या कहते हैं रघु जी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी, और मैं आपको बात याद दिलाऊं कि डॉक्टर लोहिया ने तो अपनी भाषण में कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और निजी क्षेत्र लूट का अड्डा बन गया है, इसलिए वो इन दोनों को कहते थे कि इन दोनों को सीमित करना चाहिए। मैं इस बात पर कहना चाहूंगा कि काम की संस्कृति होना चाहिए, देश में काम की संस्कृति पैदा हो, ये हो, पर काम की संस्कृति के साथ साथ काम के जो परिणाम है, काम का जो प्रतिफल है, वो भी इस ढंग से तय हो कि
कि ताकि पूंजी का संचय ना होगा। ये जो घटनाक्रम अमेरिका में चल रहा है, इसका मैंने आपसे कहा था एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य की है और जो मैं देखता हूँ। देखिए, मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ साल पहले दिल्ली में एक आंदोलन चला था भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोग बड़े उत्साहित थे। उसका परिणाम क्या हुआ, उसके पीछे शक्तियां कौन थी, उसका ब्लूप्रिंट कौन था? उसका ब्लूप्रिंट ये था कि जो लोग ये कह रहे थे कि जो लोकपाल बनना चाहिए, उसके लिए अधिकार दिए जाए कि वो राष्ट्रपति को भी गिरफ्तार कर सकता है, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सकता है। उसका चयन कौन करे? जो दुनिया के पुरस्कार प्राप्त लोग हैं, मिर्जा का पुरस्कार, अन्य पुरस्कार प्राप्त लोग, उसका चयन। ये जो कह रहे हैं, ये अकेले अमेरिका के पूंजी के संदर्भ में नहीं, ये अकेले अमेरिका के पूंजी के संदर्भ में नहीं, वहां की ब्यूरोक्रेसी को निस्संदेह अब वो बदल करके उसका कॉर्पोरेट टेकओवर करना चाहते हैं। कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम आईयू के आधार पर भर्ती करेंगे, ये भी प्रस्ताव का है कि हम आईयू के आधार पर करेंगे, यानी आधार बदल जाएगा। तो ये दुनिया में काम की प्रकृति से किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु अगर कॉर्पोरेट टेकओवर करना चाहता है तो इससे हमारे गोलमेज रहेगा। एलन मस्क ने हाल में जो तकनीक की बात जो उठाई थी मेरे साथी जी ने, मैं कहना चाहता हूँ कि तकनीक को खाती है, उतनी तकनीक से बड़ी तकनीक आती है। आज दुनिया में सैटेलाइट का सबसे बड़ा पावर कौन है? अमेरिका के पास जितने सैटेलाइट हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट हैं, उससे करीब 10 गुना ज्यादा सैटेलाइट आज एलन मस्क के पास में। हम तो कहते हैं कि ऐसा खतरा आने वाला है कि कुछ दिन एलन मस्क दुनिया का सुपर पावर हो जाएगा, स्टेट छोटी हो जाएगी और एक व्यक्ति या एक तकनीक का मालिक जो है उससे बड़ा हो जाएगा। ये एक बड़ा खतरा भी है कि ये खतरा दुनिया को फिर कहीं। तो एलन मस्क स्वयं कहीं अमेरिका से ज्यादा बड़े तो नहीं हो जाएंगे? रघु ठाकुर तो इस संभावना को देखकर चिंतित हैं, लेकिन हम एलन मस्क और नारायण मूर्ति के सुझाव के आधार पर हिंदुस्तान नए सिरे से सोचने के लिए तत्पर हो, इस पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर आलोक शुक्ला लगातार बने हुए हैं। आलोक शुक्ला जी, अब नतीजे पर पहुंचने की जरूरत है, क्या कहते हैं आप? घंटे भले ही ना बढ़े, पर जितने घंटे हैं उसमें लोग काम कर ले, इसके संदर्भ में ही कुछ व्यवस्थित हो जाए। 48 घंटे हैं, पर वो 48 घंटे तो काम हो जाए। वो छत्तीसगढ़ में सरकार थी, छत्तीसगढ़ सरकार ने हर शनिवार को छुट्टी देने का फैसला किया, पर काम का नुकसान ना हो तो इसलिए चाहा कि हम आधे घंटे काम की अवधि बाकी 5 दिन के लिए बढ़ा देते हैं। हम लगातार मौके पर अपने रिपोर्टर भेजते रहे, आधे घंटे पहले तो आना छोड़िए, जो निर्धारित समय पहले था उस समय पर भी कर्मचारी काम पर नहीं आते। क्या कहते हैं हिमांशु जी? जो देखिए, काम महत्वपूर्ण है, इस पे तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। काम करना चाहिए और जी लगा के काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अपने काम के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये तो ऐसा विचार है जिस पर कोई डिस्प्यूट का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं थोड़ा सा ये मानता हूँ कि जैसे अभी बात हो रही थी पंचिंग की, कि एक आप बायोमेट्रिक लगा दीजिए कि सुबह 9 बजे आए तो आपने अंगूठा लगाया और शाम को जब आप गए तो आप अंगूठा लगा के बाहर निकले और दिन भर आपने क्या किया वो कोई ठिकाना नहीं है। मुझे याद है जब मसूरी में मैं ट्रेनिंग के लिए गया था तो उस वक्त C&AG साहब हम लोगों को एक लेक्चर देने आए थे। उन्होंने बताया कि उनके अपने दफ्तर में लोग आते हैं सुबह 9 बजे और उसके बाद अपनी कुर्सी की पीछे, कुर्सी की पीठ पे अपना कोट टांग के उसके बाद यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। कोट टंगा हुआ है मतलब वो दफ्तर में आए हुए हैं। तो सवाल ये घंटों का नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि इनपुट मॉनिटरिंग की जगह हमें आउटपुट मॉनिटर करना चाहिए। हमको टास्क देना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई वो टास्क उसने व्यक्ति ने पूरा किया या नहीं किया। टास्क उसको पूरा करना चाहिए। दिन भर बैठा रहे और निठल्ला बैठा रहे उससे कोई फायदा नहीं है। टास्क दिया जाए और टास्क को पूरा किया जाए और उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाए। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि वो पाँच दिन का उन्होंने कर दिया, तो किसी कर्मचारी ने मांगा तो था नहीं, उन्होंने कर दिया अपनी तरफ से। भारत सरकार में वैसे भी हर शनिवार को छुट्टी होती है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कर दिया। एंड आई एम श्योर कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार वापस उसको 6 डेज वीक कर देगी तो भी कोई कर्मचारी उसका कोई विरोध करने वाला नहीं है, सरकार कर दे। तो ये तो बहुत सारे राजनीतिक फैसले होते हैं जिनका कर्मचारियों की मांग से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ हिमांशु जी, और वो ये कि क्या हम काम देने की स्थिति में हैं? अभी जो 2024 का इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार ने
संसद में पेश किया था, उसमें बताया था, मैं आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि ये आज का विषय वैसा नहीं था तो मैं पढ़कर एग्जैक्टली नहीं आया हूँ, आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कैजुअल काम कर रहे हैं, उनको हफ्ते में 5 दिन काम मिलता नहीं है। और आप वैसे चले जाएं यहाँ रायपुर में तेली बांधा के किनारे और दूसरी जगह पे लोग जो हैं वो मजदूर बैठे रहते हैं, दिन भर 2 घंटे सुबह 3 घंटे बैठते हैं, जब कोई काम नहीं मिलता तो अपने घर चले जाते हैं। तो क्या हम काम दे पा रहे हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है? अभी आपने देखा होगा कि डीएड बीएड वाले जो हैं 3000 सीटें खाली रह गई, कोई पढ़ना नहीं चाहता डीएड बीएड, क्योंकि उनको कहीं कोई प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं मिल रही है। मैं कुछ दिनों पहले सरकार में था, हम लोगों ने एक विज्ञापन निकाला था, तो चपरासी की नौकरी के लिए बीई और एमई पास इंजीनियर जो हैं वो अप्लाई कर रहे थे। तो क्या काम करना एक चीज है, पर काम देने के लिए हम तत्पर हैं? क्या हम काम दे पा रहे हैं? क्या ये भी सोचने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो एक बात तो निकल कर आती है कि काम करना चाहिए। अमेरिका अपने संदर्भ में जो कोशिश कर रहा है, पर भारत के संदर्भ में जो बात निकल कर आ रही है वो है कि काम के लिए अनुकूल वातावरण। और डॉक्टर आलोक शुक्ला जी का कहना यह है कि काम कितनी देर कर रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो काम क्या करके दे रहा है। परिणाम के संदर्भ में जब तक हमारा आग्रह नहीं होगा तब तक इस प्रकार की कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पर इतना तय है कि कुल मिलाकर मेहनत के बगैर परिणाम नहीं पाया जा सकता। तो मेहनत के संदर्भ में देश नए सिरे से सोचे, अवधि के संदर्भ में नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता के संदर्भ में सोचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम कितनी देर काम कर रहे हैं ये तो अलग बात, पर हम कितनी देर के लिए काम दे पा रहे हैं। पर काम तो तभी दे पाएंगे ना जब हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे, देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। इस उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो मेहनत को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि मैंने मेहनत से हथेली पर लकीरें खींची, मैंने मेहनत से हथेली पर लकीरें खींची, वो जिन्हें कातिबे तकदीर नहीं खींच सका। कातिबे तकदीर यानी भाग्य लिखने वाला, जो भाग्य लिखने वाला नहीं कर सका वो मैंने अपनी मेहनत से कर दिखाया। इस जज्बे के साथ अपने जीवन को जिए, इस उम्मीद के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा बड़ा।